एक्चुअल में और नाम देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बाजार करेक्शन अच्छा है। मैंने ये नाम बहुत सोच के रखा है। मैंने इसलिए रखा है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा मार्केट लगता है अरे रुक गया, अब यहाँ से नीचे जाएगा, 10-20 पॉइंट नीचे आ गया, 50 पॉइंट, तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, इसलिए मैंने इसका नाम बहुत सोच के रखा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी वीकेंड शोज़ में हम लोगों ने कम से कम 2.5-3 महीने पहले एक शो किया था जिसका नाम हमने रखा था बॉटम, और वाकई वो शायद दिन था जिसके बाद मार्केट ने उस लेवल को नहीं देखा है और लगातार वहाँ से ऊपर गया है। आप देखिए बैंक निफ्टी ने तो हाई बना ही दिया है, निफ्टी बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ है, और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई वीकनेस है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रक्चरल तेजी की एक स्थिति बन रही है। इसके बहुत सारे एंटीथेसिस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट में ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे जंक्चर पे खड़ा हुआ और पूरी दुनिया से अलग रास्ता उसने अपना लिया है। तो इसी पे आज बातचीत करेंगे कि मार्केट में अगर बाजार में सब कुछ चंगा है, जो हमारा ऑन द शो का पहला है, तो फिर किस बात का पंगा है ना? सही है ना? नाम सही है कि नहीं? दूसरा टॉपिक हमने जो रखा है, आज हमने 2 रखे सिर्फ, कि मौके पे चौका, कि मौका मिल रहा है तो चौका मारने का है। अब इसके अंदर क्या होगा ये सेकंड सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम ओपन नहीं करेंगे, वरना आप लोग क्या ना एक ही जवाब में सब दे देते हैं। तो हमने कहा दोनों बहुत ही गोपनीय रखने चाहिए। बाजार में सब चंगा फिर किस बात का पंगा, और मौके पर चौका, इसी पे आज चर्चा होगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आज हम जिस तरह की बातचीत करेंगे, जो आपके सामने नंबर्स डेटा रखेंगे, आप उससे कन्विंस हो जाएंगे कि इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी बहुत ही राइट ट्रैक पे है। और लेटेस्ट आपने रिपोर्ट्स जेफरीज की और मॉर्गन स्टैनली की तो डेफिनेटली पढ़ ही ली होंगी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, 3 मेहमान हमारे साथ हैं। अभय अग्रवाल जी, पाइपर सेरिका के फाउंडर, स्टूडियो में मेरे साथ। अभिषेक अग्रवाल जी, रॉकस्टार्ट कैपिटल के फाउंडर, मेरे साथ स्टूडियो में। और पंकज जैन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो SW कैपिटल के डायरेक्टर और इस समय बहुत गहन चिंतन में लगे हुए हैं, कुछ हमें विशेष बात आज बताएंगे। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड शो में। तो जैसा कि हमने नाम इसका रखा है कि सब कुछ चंगा है फिर किस बात का पंगा है, तो क्या चंगा है पहले हम लोग इस पे बता दूं मैं आपको। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो आपको बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत कन्विंसिंग है। पहले तो FI की बात कर लेते हैं, जो मार्केट में लगातार मार्च से अगर आप डेटा देखेंगे तो नेट बायर है, और इस समय तक टोटल लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बाइंग हो चुकी है। किसी को पता नहीं चला, हल्के हल्के उन्होंने 60,000 करोड़ का माल अंदर कर लिया है। और केवल एक सेक्टर का मैं जिक्र करूं कि 10,000 करोड़ के IT शेयर तो म्यूचुअल फंड ने अंदर कर लिए हैं, धीरे से एकदम, पता नहीं चला स्टॉक अभी वहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये नंबर से कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि वो लौट के आए हैं और उन्होंने अच्छी बाइंग की है। दूसरा नंबर आपका जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसको लेके बहुत चिंता करते हैं, वो GDP था। GDP में अपग्रेड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। Q4 के नंबर देखिए, वो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे बेटर आए हैं। एनुअलाइज नंबर भी 0.1% बेटर आया है, और ये होप की जा रही है कि जो इस वक्त आप GST का नंबर देखिए, PMI का नंबर देखिए, फॉरेक्स रिजर्व देखिए, क्रूड देखिए, आप सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल और बेहतर जाने वाला है। और इन्फ्लेशन भी 4.7 पे, जो काफ़ी लोएस्ट पे है और बहुत कंफर्ट दे रहा होगा RBI को। तो ये सारे नंबर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में खड़े हुए हैं और हमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खजाना भी काफ़ी बड़ा होगा। अगर करेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम करेंगे। 2 नंबर मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक जो कैपेक्स की बात करते हैं, जिससे इकोनॉमी का मोमेंटम बनता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज है। भारत सरकार का आपने बजट में सुना ही होगा, 10 लाख करोड़, उन्होंने 37% की ग्रोथ के साथ नंबर अनाउंस किया था। प्राइवेट कैपेक्स का नंबर भी 25 लाख करोड़ का है। ये बहुत ही बड़े नंबर हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जो देश भर में जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज चल रही हैं, वो जो उनका एक नियर ऑप्टिमम लेवल होता है वहाँ तक पहुँच गई। 73-75 के ऊपर जब जाने लगते हैं तो आदमी फिर नई फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचने लगता है। तो वो भी अगर ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है तो आपकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत पायदान और खम्भों पे आलंबित है। तो इसी पे हम बातचीत करना चाहते हैं। इतनी तारीफ कर दी, सब ठीक है क्या? मुझे तो लगता है आपने कम ही तारीफ करी जितनी और करनी चाहिए। अच्छा, आप थोड़ी आप करिए फिर। मैं आई थिंक जो जितना हम रिसर्च, आप इस बाजार को कैसे अप्रोच करें? इतने सारे अच्छी चीजें हमने बता दी जी, आप कैसे अप्रोच करें? ये हमारा अप्रोच काफ़ी समय से एक ही है। जैसे हम बात करते रहते हैं आवाज़ अड्डा पे भी, आप काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं हर हफ्ते। तो
बाजार के बारे में कोई शंका नहीं थी, बल्कि जब बाजार गिरा हमें तो अपॉर्चुनिटी लग रही थी तब भी और अभी भी। और उस समय हम कहते थे कि बाजार का लेवल देख के निफ्टी अगर 16,800 पे आ गया तो सिर्फ इस वजह से कि निफ्टी गिर गया, ये कोई रीज़न नहीं है कि आप डर के बेच के माल निकल जाएं कि हो सकता है और गिरेगा तब मैं ले लूँगा। आई थिंक जिसने उस समय वो किया उसने गलती करी। और अब भी मैं कहूँगा जो अंडर एलोकेटेड है या ये वेट कर रहे हैं कि अब बाजार गिरेगा तब मैं आ जाऊँगा, वो भी गलती कर रहे हैं। तो ये समय है, जैसा डेटा इम्प्रूव हो रहा है, वैल्यूएशंस एक रीजनेबल रेंज में है, एफपीआईज की बाइंग है, लिक्विडिटी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जब आप देखें जनवरी फरवरी मार्च में पार्टिसिपेशन था ही नहीं मार्केट में, एकदम ड्राई मार्केट था, मतलब 10,000 शेयर ट्रेड नहीं होते थे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के, और अब वही स्टॉक्स लाखों शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है, एफपीआईज का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, फंड्स का। तो हर तरह से मैं देखूं तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ से। अब कोई कहे कि 18,600 के लेवल से अब कितना और दम है मार्केट में, मेरा पर्सनली जो हमारा एनालिसिस है, हमको लगता है कि अगले 12 महीने में 20,000 का टारगेट निफ्टी पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अर्निंग्स इंप्रूव होती रही तो वैल्यूएशंस काफ़ी सेंसिबल रेंज में है, और मुझे लगता है अर्निंग्स अपग्रेड होंगी। जो करंट बिजनेस वेलोसिटी है, जैसे हम लोकल बिजनेसमैन से बात करते हैं, ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सबका धंधा अच्छा चल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कि मेरे पास, बल्कि वर्किंग कैपिटल भी सबको मिल रही है। क्रेडिट ग्रोथ की आपने बात करी, क्रेडिट ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो काम करना चाह रहे हैं उनको बैंक से पैसा मिल रहा है, एनबीएफसी से पैसा मिल रहा है, ले रहे हैं, धंधा चल रहा है। तो ट्रेड वेलोसिटी अच्छी है, मनी वेलोसिटी अच्छी है, हर तरह से मुझे तो लग रहा है एक पर्पल पैच है जिसको कहते हैं इंडिया के लिए, जिसको इन्वेस्टर को पूरा फायदा उठाना चाहिए इस समय। कोई इसमें डर के या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं, वेट करें कि गिरेगा मार्केट तब आ जाए, मुझे लगता है वो एकदम गलती होगी अगर कोई ऐसा। मतलब इंडेक्स को ना देखें क्या? इंडेक्स को ना देखें, स्टॉक्स पे। इंडेक्स तो 50 स्टॉक का है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंडेक्स का जो 50 स्टॉक्स है वो 60% मार्केट कैप उसमें घुसा हुआ है, पर उसके बाहर जो है स्टॉक्स, चलिए हजारों में नहीं तो कहें 500-600 स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है, बॉटम ऑफ साइकिल वैल्यूएशन पे है, 12 से 15 टाइम का पी मल्टीपल है, 20% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं अगले 3 से 5 साल तक, बैलेंस शीट्स क्लीन हैं। तो उस पे अगर इन्वेस्टर्स फोकस करें तो मुझे लगता है कि अगले 3 साल 5 साल में अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। पंकज जी, क्या मार्केट को देखने का जो अप्रोच है आम इन्वेस्टर का, आम एनालिस्ट का, आम लोगों का, उसमें थोड़ा तब्दीली की ज़रूरत है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब हम ग्लोबल मार्केट के सेटअप की बात करते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैरेटिव्स बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे इन्वेस्टर को थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन जैसा कि अभी अभय जी कह रहे हैं कि अगर आपने सही अप्रोच किया मार्केट को तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी पैसे बन सकते हैं, और बन रहे हैं रादर लोगों की। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसी कंपनी में देखिए एक महीने में 80% चली हुई है, एंड देयर वेरी गुड क्वालिटी कंपनी। एक का तो मैं नाम ले सकता हूँ, मैं स्टॉक वाइज नहीं, मैंने फेडरल बैंक के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा मैं इंडस्ट्री से अच्छी क्रेडिट ग्रोथ करके ना दिखाऊं तो मेरा नाम बदल देना। आप इतने कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सबसे बढ़िया ग्रोथ करके दिखाऊंगा, और आप अभी भी देख लिया मैंने 25% कॉर्पोरेट ग्रोथ की है लोन की। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या अप्रोच हम लोगों का, आम निवेशक का, थोड़ा गड़बड़ा जाता है और फोमो की फीलिंग हो रही? पंकज जी। बिल्कुल नीरज जी, देखो नीरज जी, इसमें मैं इस तरह कहूंगा कि निवेशक को, इन्वेस्टर को चश्मा बदलना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा मार्केट की तरफ। और नजरिए से मेरा मतलब है ही और शी विल हैव टू लुक बियॉन्ड 18,500 निफ्टी या 62,500 सेंसेक्स या 44,000 बैंक निफ्टी, उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा कि यह 500,000 पॉइंट ऊपर हो गया, नीचे हो गया। एक जो चीज है कि जैसा कि हम हर एक बुलिश मार्केट में, हर एक बुलिश टाइम में जो 2-4 साल चलता है, हम ये देखते हैं कि सेक्टर्स बदल जाते हैं, स्टॉक्स बदल जाते हैं, एंड देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टॉक सेक्टर्स जो कि बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। अगर हम अभी भी एक उस दायरे में अटके रहेंगे, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, सन फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन, सिप्ला, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नेम फ्यू स्टॉक्स विदाउट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव बायस टुवर्ड्स देम, तो शायद आदमी को या इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि माय पोर्टफोलियो हैज डन नथिंग, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो रिकवरी हमें पिछले 6-8 महीने में या पिछले 1 साल में जो देखने को मिली है,
इट्स अ के शेप रिकवरी। और हम के शेप रिकवरी का मतलब ये है कि कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म करें और कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करें। और ये जो के शेप रिकवरी है, बेसिकली इसमें जो देखा जा रहा है कि जो अच्छी कंपनी है, से समथिंग लाइक रिच आर गेटिंग रिचर, एंड मे बी जो एक कभी रूरल इंडिया में अभी हमारे को वो थ्रस्ट देखने को नहीं मिला है। जैसे कि हम ग्लोबली अगर देखेंगे, आप पिछले दिनों शायद कुछ समय के लिए जो लुई विटॉन जो सबसे महंगे आइटम वर्ल्ड में बनाता है, जो उनके ओनर थे, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दैट शोज कि ये जो के शेप रिकवरी है पूरी ग्लोबली है, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो उस नजरिए को देख के अगर हम बाजार पे चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बन रहा है। जस्ट टू गिव एग्जांपल, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव एग्जांपल, पिछले दिनों हमने देखा जो लार्ज कैप आईटी के जो रिजल्ट्स आए, काफी चैलेंजिंग रिजल्ट थे, और उस ब्रश से जनरली एक थोड़े दिन के लिए सेंटीमेंट हो गया कि आईटी इज आउट ऑफ फेवर, टेक्नोलॉजी इज आउट ऑफ फेवर। दैट वाज नॉट टू बी। अगर आप मिड कैप टेक्नोलॉजी के अच्छे स्टॉक्स देखें, आप बियॉन्ड, आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, उसके नीचे दायरे में जो टॉप के 10-15 मिड कैप कंपनीज हैं, उनमें देखिए तो कंपनीज में 30 से लेकर 70, 80, 90% के रिटर्न आए हैं पिछले 6 महीने में। सो द थिंग इज, यू हैव टू चूज, यू हैव टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू बी इन द रेलेवेंट सेक्टर, इन द रेलेवेंट स्टॉक्स, और वो देखने बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप वही पुराने ढर्रे वाले स्टॉक्स में, ढर्रे वाले सेक्टर्स में अटके रहेंगे विदाउट ट्राइंग टू ब्रॉडन योर विजन, ब्रॉडन योर एनवायरमेंट, तो शायद आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ईयर 2022 वाज ईयर ऑफ प्लेटू। आई थिंक कोई बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाया। बट 2023 जबकि एफआईज हैव बीन बैक, गवर्नमेंट बड़ी एग्रेसिव होगी प्री इलेक्शन में, आई थिंक दिस इज टाइम टू मेक मनी। पैसा बना भी है, और जो मिस आउट हो गई, ये ना सोचे कि मैं करेक्शन में नीचे एंटर करूंगा। आई थिंक इट्स स्टिल अ राइट टाइम टू एंटर एंड मेक सम मोर मनी। पंकज जी कह रहे हैं चश्मा बदलने की जरूरत है, तो कौन वाला, दूर की नजर वाला ठीक करना चाहिए, नजदीक वाला? नीरज जी, अभी तो चश्मा आपने पहना हुआ है तो मीडिया की लेंस को बदलने की जरूरत है, मुझे तो लगता है। तो भगवान, मतलब हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया आपका, तो गजब है। बताइए। देखिए, जैसे अभय जी ने भी पॉइंट मेंशन की स्टार्टिंग में कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मार्केट की जो तेज़ी हम सोच रहे हैं या विचार में आ रही है या देख रहे हैं, वो लार्जली इसलिए आ रहा है बिकॉज कंसोलिडेशन फेज से मुझे लगता है कि मार्केट जो है अब निकल के बाहर आ चुका है। कंसोलिडेशन फेज मुझे लग रहा है कि हम लास्ट, अगर हम जब से रशिया की जो वॉर हुई थी उस पॉइंट से लेके अगर हम जो लास्ट बॉटम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने कुछ ज़्यादा खास कुछ किया नहीं। ये लार्जली ग्लोबल फैक्टर की वजह से था। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की स्टोरी के अंदर में कहीं पे भी कोई खराबी थी, बट क्योंकि ग्लोबल पैसा आता है तो वहाँ पे अगर एफआईज नेट सेलर होंगे तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट में आना है। अच्छी बात ये थी कि डीआईएस की सपोर्ट थी, इसलिए हमारा करेक्शन इतना स्टीप नहीं हुआ। मगर अब तो डीआई भी सेलर्स नहीं है, तो बट नेचुरली अब पैसा जो एफआई का वापस आ रहा है, तो हमारे मार्केट को अब ऊपर ही जाना है। नीचे जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई वाली बात होती है, तो सप्लाई तो यहाँ पर है ही नहीं, अब आ रहा है डिमांड। तो पहले तो डिमांड सप्लाई के मैट्रिक्स हो गए, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तो आगे जाना है, बिकॉज कोई मुझे अब नियर टर्म ऐसे कोई चेंज नहीं लग रहा स्ट्रक्चरली, जहाँ पे अब वापस एफआई जो है वापस दिशा बदल ले। दूसरी बात है कि डेटा नेवर लाइज, ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। इंडिया के सेंट्रिक से अगर हम बात करें, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डेटा को हम हर वीक जो एनालाइज करते आ रहे हैं, उस डेटा में आप देखिए सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चरल है। इन्फ्लेशन का नंबर बदलते रहता है महीने से महीने, जीडीपी का नंबर नहीं बदल सकते आप एग्जैक्टली महीने के महीने। सो आप एक बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ की। ऐसे माहौल में भी अगर इंडिया 7% की जीडीपी की ग्रोथ नंबर को अचीव कर रहा है, मुझे लग रहा है सर्टेनली एक मेरिट है हमारी स्टोरी में। सवाल ये आता है बार बार कि रिटर्न क्यों नहीं बनते, तो ये रियलिटी है। लास्ट 10 साल में डॉलर रिटर्न अगर हम बात करें तो सिंगल डिजिट में मार्केट का होगा। तो इसका मतलब ये कि लास्ट 10 साल में पैसे नहीं बने। हम स्टोरी तो यहाँ पे इस चैनल पे आके अलग अलग चैनल पे आके बात कर रहे हैं, पैसे कहाँ बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पैसे बन रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने अपना व्यू कहाँ बना रखा है, आपका पोर्टफोलियो किस तरफ है। आप एक जनरल मार्केट को बेंचमार्क नहीं कर सकते। अगर आपको मार्केट को बेंचमार्क करना है तो वही 50 स्टॉक की बात हो रही है, आप एक ETF को ले लीजिए और उसके रिटर्न को आप मैप कर लीजिए। बट मार्केट में तो 2000 स्टॉक्स हैं और 500 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें एक्चुअल में काम होता है, जो कि क्रेडिबल्स है। तो वहां पे अगर आपका बास्केट एलोकेटेड है तो सर्टेनली वो नंबर फिर डिफरेंट दिखेंगे। ठीक है, इसलिए चश्मा बदल दो कि ऑप्टिक्स डिपेंड ये करती है कि आपकी पोजीशन कहाँ कैसे बनी है। मार्केट की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ थी वो डेफिनेटली वीक थी। अभी भी अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे
तो वो अपने लास्ट ऑल टाइम हाई से 20% दूर है, बट निफ्टी इज ऑलमोस्ट टचिंग द न्यू ऑल टाइम हाई वेरी सून। सो अंडर प्ले ये है कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, जो हमने इस हफ्ते की जो तेजी देखी है, मौके उधर है। वहां पे बहुत बड़ा प्ले है जो मुझे लग रहा है कि दिखना चाहिए। एंड ये इसलिए सस्टेनेबल है बिकॉज जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि बैंक्स की बात करें, बैंक्स का एक्सपोजर इंडिया के इकोनॉमी में 30% प्लस है। अगर 30% प्लस की इकोनॉमी जो फाइनेंशियल से आती है, अगर वो फायर अप नहीं करेगी तो कोई भी तरीके से आप इस कंट्री के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकते, कंपनी सपोर्ट नहीं कर सकती ग्रोथ को लेके, क्रेडिट ग्रोथ को लेके, और आप इवेंचुअली वैल्यूएशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहां पे आप देख रहे हैं कि एक ऐसी बुलिशनेस हमने कंसिस्टेंटली देखी है जो इससे पहले के डिकेड में नहीं देखी है। सेकंड, एनपीए का इशू जो कि बिल्कुल मिनिमल होता गया है। अब जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं वहां बहुत ही बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, बहुत बेटर आरबीआई के कंट्रोल्स हैं। गवर्नमेंट भी ने जो इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, सेबी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, सबका कलेक्टिव एफर्ट अब हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो अमृत काल की जो बात कर रहे हैं 75 से नाउ नेक्स्ट 25 ईयर्स, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को अब कोई हमें 6 महीने के मार्केट से या 1 साल के मार्केट से देखना चाहिए। अगर कोई भी देख रहा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म थिंकर है, और ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मेरी नज़रों में टूरिस्ट इन्वेस्टर्स कहते हैं। और टूरिस्ट आते हैं और जाते हैं, मगर माहौल मार्केट का बना रहता है। जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेगा वो पैसे बना के ही जाएगा। मेरे खुद के लास्ट 15 साल के अंदर में अगर मैं अपने एक एवरेज पोर्टफोलियो को 15 साल के हिसाब से देखूं तो मुझे तो कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई और एसेट क्लास में अगर पैसे लगाता इतने बनते हैं। मोटा पैसा बनाया। बिल्कुल उनकी बात एकदम ठीक है अभिषेक की। मतलब आप देख लीजिए सबका एनालिसिस, मैं 30 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 93 से किया, तो मैं वापस देखूँ तो मतलब पीरियोडिकली ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस होती है, पर ओवर 30 ईयर पीरियड मतलब इक्विटी पोर्टफोलियो हैज बीटन बाय फार एनी